अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं। हम भी बहुत वेट कर रहे होते कि कब शो लेकर आपके साथ में सामने हाजिर हो और किस तरीके से आपसे जो है वो बातचीत हो और आपके ढेर सारे मैसेजेस आएँ। बहुत सारे प्यार का शुक्रिया, ढेर सारे मैसेजेस का शुक्रिया। दिन का आगाज़ करते हैं और आज करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के हवाले से बात। अच्छा, जब विंटर सीज़न होता है तो हर सीज़न के अपने अपने जो है वो एक पैरामीटर्स होते हैं, स्टाइलिंग होती है या फिर केयर के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के हवाले से, न्यूबॉर्न्स के हवाले से, तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और आज बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं वो कौन कौन सी बीमारियों में फ़ौरन से मुब्तला हो सकते हैं और उनकी केयर कैसे की जाए। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं वो जिन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं उनमें है जी जॉइंटिस, इसके अलावा उनमें है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसके अलावा उनको हो सकता है इन्फेक्शन और इसके अलावा जो है उनको हो सकता है न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, जिसको नेस्बी कहते हैं, वर्म से रिलेटेड होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जॉइंटिस में स्किन जो है वो पेल येलो हो जाती है और उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है उसमें उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन जो होता है उसमें उनको सेप्सिस हो जाता है या कोई इंटरनल इस तरह से प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसमें जो शुगर लेवल है वो लो हो जाता है। अब इनकी केयर कैसे की जा सकती है? इनकी केयर आपने इस तरह से करनी है कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी जो हो किसी भी घर में मौजूद हो, जब वो पैदा हो, तो आपने सबसे पहले तो उसकी बहुत जेंटली केयर करनी है, वैक्सीनेशंस करानी है, हाइजीन का ख्याल रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके हवाले से आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा स्किन केयर का ख्याल रखना है, मॉनिटर करने हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स को, उनकी इलनेस को, उनकी हरकत व सकनात को। इसके अलावा आपने अवॉइड करना है एक्सपोजर टू गो ऑन सिक पीपल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं उनके पास न्यूनेटल बेबीज़ को लेके जाना या बहुत देर तक बैठने से अवॉइड करना है। और आपने टेम्परेचर कंट्रोल पर ध्यान रखना है। और अगर इन तमाम बातों का आप ध्यान रखते हैं, जो जस्ट बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके साथ थ्रू आउट जब तक वो 3 महीने के हो जाते हैं या उससे भी ऑनवर्ड, तो यकीनन उनको जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ नहीं होंगे और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है। तो ये तमाम तर बातें जो हैं जहन में रखनी होती हैं और इससे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो हेल्दी रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो एक्टिव रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। शहर कायद का जो मौसम है वो एज़ यूजुअल सेम ही है, उसी तरीके से जो है वो खुनकी है रात में, उसी तरीके से जो है वो मौसम गर्म है, मरतूब है। तो ये सारी सिचुएशन है और आज जो है वो शहर में तेज़ रफ्तार हवाएं चलने का इम्कान है, तेज़ रफ्तार हवाएं चल सकती हैं। लेकिन इससे कबल भी 2 दिन पहले भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही थी और सेम आज भी होने वाला है। तो शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और शहर कायद का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 से 36 सेंटीग्रेड रहेगा। अच्छा, उसके दरमियान रहने का इम्कान है। अच्छा जी, शहर में शुमाल मशरक़ सिमत से 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो ओवरऑल दिन भर आज मौसम जो है वो कैसा रहेगा, 11 बजे कैसा रहेगा, 12 बजे कैसा रहेगा, 1 बजे कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। हमारे ओवरऑल मौसम का जो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने जाना है और किस तरीके से इसको आपने फॉलो करना है। तो हियर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन। अच्छा जी, थोड़ी सी देर में जो है वो हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा और फिर हम आपको बता सकेंगे कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो ये जो फोरकास्ट है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। 11 बजे 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे 33 सेंटीग्रेड, 1 बजे 34 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी 34 सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये रही जी फोरकास्ट जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब आप जा सकते हैं और इस मौसम के अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है वो वेजिटेबल के प्राइस शेयर करते हैं कि वेजिटेबल की प्राइस जो है वो क्या क्या है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हम भी अगर कहीं जाएं बाहर ग्रॉसरी करने वीकेंड पे तो हमें भी पता हो कि जी एक्चुअल में प्राइस क्या है और हम कितनी महंगी सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं। टमाटर वैसे क्या लेते हैं आप लोग अपने जो सब्ज़ी फरोश से? यहाँ तो है 161, आलू जो है वो 63 पर है और आम ख़वातीन कितने में ख़रीद रही हैं ये नहीं मालूम, ज़रूर बताया मैं कॉल करके। लहसुन 288 पर है, अदरक जो है वो 345 पर है और अदरक से अदरक वाली चाय याद आ जाती है। गाजर जो है वो जी 138 पर है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? तुरई जो है वो 92 पर है। इसके अलावा क्या है जी? लौकी जो है वो 92 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फूल गोभी जो है वो 69 पर है। इसके अलावा खीरा जो है 127 पर है। और क्या है हमारे पास जी? भिंडी आ गई, भिंडी गोश याद आ गया मुझे, इससे 161 पर है भिंडी। प्याज जो है
वो 92 पर है। तो ये तो होगी जी वेजिटेबल प्राइस। और जल्दी से आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में आज कौन कौन सी जो है वो समातें हो रही हैं। तो ये गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी, सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात होगी। इसके अलावा कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो ये जो है वो हेयरिंग करने जा रहे हैं, यानी 2 रुकनी बेंच जो है वो ये समात के हवाले से होंगे। अच्छा, तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर जो है वो समात होगी और दरखास्त पर समात जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। अब एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। और एजुकेशन के हवाले से हमेशा हम ये बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। इसी हवाले से बिकन हाउस में जो है वो मंशियात से आगाही का सेमिनार जो है वो मनाया गया और इसमें स्टूडेंट्स को बताया गया, बच्चों को बताया गया कि उनको किस तरीके से जो है वो ये मंशियात, ड्रग्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर रहना है। तो बिकन हाउस इंटरनेशनल जो स्कूल है कराची कॉलेज जो है, यानी कि बिकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज जो है कराची में रोटरी क्लब ऑफ कराची के ताउन से मंशियात से आगाही का सेमिनार जो है वहाँ पर मुनक्किद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG साउथ सैयद असद रज़ा थे, जिन्होंने मंशियात के बढ़ते रुझान और इसके मौशरती असरात पर रोशनी भी डाली। साउथ जोन पुलिस की जानिब से असातिज़ा और तलबा को मंशियात के नुकसानात और उनसे बचाव के अमली तरीक़ों पर प्रेजेंटेशन दी गई और मुकर्रीन वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने वालिदैन की निगरानी, मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने पर ज़ोर दिया। जनाब बिल्कुल अपने जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर नज़र रखें। आप उनके साथ इस तरह ना बिहेव करें कि वो शक के ज़ुमरे में आए या उन्हें बुरा लगे, लेकिन आप ज़रूर नज़र ज़रूर रखें। अच्छा जी, एक और मसला जो हमारे मुल्क में बल्कि कराची में स्पेशली सबसे ज़्यादा वो है लोड शेडिंग। अब लोड शेडिंग के जो मामला आते हैं मज़ीद एक्सेस हो गए। जहाँ 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, अब मज़ीद वहाँ पर जो है वो 1 घंटा और बढ़ा दिया है। लाइट आ रही है तो फिर बार बार जा रही है। कल भी नॉर्थ की साइड पर जो है वोल्टेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लोगों की कीमती सामान जो है उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। एक तो लाइट नहीं आती और ऊपर से जो लाइट आ रही है उसमें भी वोल्टेज का इशू है। ये नॉर्थ कराची की तरफ ये सारा सूरत हाल थी कल। लेकिन मुल्क के मुआशी इंजन कहलाने वाले शहर कराची में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है थम नहीं सका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली की बंदिश है। शहरियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतों के अंबार लगा दिए कि इलेक्ट्रिक के 70% जो फीडर्स हैं बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ऐसा कहना है, जबकि 30% जो हैं फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जिन इलाकों में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग की जाती है उनकी तफसीलात के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में कर लेते हैं सेहत की बात। सेहत की बात करना बड़ा ज़रूरी है और बदलते हुए मौसम में जिस तरह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन एलर्जी होती है, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फ़ीवर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको कफ़ का सामना होता है। किसी को कहते हैं ड्राई कफ़ है, किसी को बलगम वाली खांसी हुई है एंड ऑल दैट। वहीं डेंगू जो है वो भी बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है और सिंध भर में डेंगू वबाई सूरत अख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अफराद जो हैं वो जाबाहक हुए, जिससे रवा साल अम्बात की तादाद 4 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 5742 टेस्ट किए गए, जिनमें 1558 केसेस मुस्बत आए। शरह 27% रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त सरकारी अस्पतालों में 201 और निजी अस्पतालों में 180 मरीज ज़ेरे इलाज है। रवा माह 2090 और साल भर में 2735 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू, मलेरिया और CBC टेस्ट की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। डेंगू टेस्ट अब 1100 रुपये, जबकि कॉम्बो टेस्ट 1500 रुपये में दस्तयाब है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहू का कहना है कि हुकूमत इंसदाद डेंगू मुहिम पर संजीदगी से काम कर रही है। स्प्रे और निकासी आपके इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। आवाम से अपील है कि गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन ना करें। जनाब, तो ये सूरत हाल है। अल्लाह रहम करे। जिस तरह से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को इब्तदाई तौर पर ये अलामात शुरू होती हैं तो फ़ौरन से जाएं और डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। चलिए जी, ये तो थी सिटी अपडेट्स और अब ब्रेक लेने से पहले करेंसी रेट्स जो है वो शामिल कर लेते हैं कि माल का हाल जो है क्या है। तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकेंगे ये करेंसी रेट्स और उसके बाद फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। तो जी जनाब, करेंसी रेट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं 190, कैनेडियन डॉलर हैं 212, इसके अलावा यूरो जो है वो 335 है, कुवैती दिनार जो है वो 922 हैं। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हाट वी हैव नेक्स्ट, UK पाउंड 383, सऊदी रियाल 76, UAE
$1.77 एंड US डॉलर 2.82। तो ये तो हो गए जनाब हमारे करेंसी रेट्स। अब शो में यहाँ पर जो है वो हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें और साथ साथ टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है ये जानेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन के लिए हमें हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट महराज भाई ने ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। महराज भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बस कुछ गला खराब और मौसम के इफेक्ट्स जो है वो मुझे पहले आना शुरू हो गए ताकि मैं जल्दी से पहले ठीक हो जाऊंगी। और फिर हर किसी को ये जो है वो डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन हर किसी के साथ सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर होता है। ड्राई कफ हो गई या फिर हल्का फुल्का फीवर हो गया, लेकिन डेंगू बहुत सर उठा रहा है। डेंगू सर उठा रहा है। बाकी अस्पतालों में और क्लिनिक्स में जो है भरमार हुई है सब। और अभी आप जो कह रही हैं कि अभी मौसम चेंज हुआ है तो सबको होगा। इस वक्त शहर आधे से ज़्यादा शहर को ये इस वक्त जो खांसी का गले का प्रॉब्लम और गले में खिचखिच का प्रॉब्लम ये सब हुआ है, वायरल हुआ है। और वाकई मतलब अभी बीच में अगर आप देखें तो अपने अतराफ में पूरी फैमिलीज को जो एक के बाद एक बीमार पड़ते रह रहे हैं। और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। सही कह रहे हैं। मौसम खुश्क हुआ तो डस्ट इतनी बढ़ गई, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ है। और अब ये खैर हमारे काम से मुताल्लिक ये है कि जब भी ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी आता है ना, क्राइम रिपोर्टिंग में खास तौर पर भाई शहर में आग लगने के वक्त बढ़ जाते हैं। और मेरे साथ तो यही होता है, जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले जो है वो मेरे पास ही जो है ये वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। गला ख़राब, थोड़ा सा नज़ला और आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर थ्रू आउट जो है वो ठीक हो जाता है। फिर मेरे जो बाकी कुलीग्स होते थे, मैं पिछले चैनल की बात कर रही हूँ, फिर उनके साथ होते कहते अच्छा तुम पहले वायरल इन्फेक्शन तुमने जो है भुगत लिया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और ज़रूरी नहीं है कि सबको इन्फेक्शन हो, अगर आप एहतियात करें अच्छे से तो ज़ाहिर है आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था तो मुझे हल्का फुल्का था प्रॉब्लम ना कि यही ड्राई कफ एंड ऑल दैट। तो फहाद ने मुझे, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा था आप शहद और नीम गर्म पानी जो है वो मिला के पिए, और मैंने पिया तो उसमें मुझे बाकी बड़ा रिलीफ हुआ था, मेरी आवाज़ एकदम ठीक हो गई थी। तो ये होता है कि इसमें 2-4 दिन आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आप ठीक हो जाते हैं अगर एहतियात कर रहे हैं तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरी जो है उसके बारे में बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। जो चालान है, ई चालान, आजकल उसकी जो खबरें हैं ना वो सर चढ़ के बोल रही हैं। मतलब हर बंदा ई चालान के बारे में बात कर रहा है। आप अगर घर में जाएं तो भी जो है वो फैमिली में सब ई चालान के बारे में बात कर रहे होते हैं, कज़न से बात करें तो भी ई चालान के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोग एक दूसरे को तंबीह कर रहे हैं कि भाई संभल के चलाना या हेलमेट का इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। लेकिन ये क्या, ये जो एक खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ इस तरह की है कि कराची की ट्रैफिक पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक चालान में गलतियाँ सामने आने लगी। अच्छा जी, अब ये है कि जी चालान पर मोटरसाइकिल नंबर प्लेट की तस्वीर पर अलग नंबर, जबकि चालान में लिखा गया नंबर अलग है। इलेक्ट्रॉनिक चालान 27 अक्टूबर सुबह 9:45 और मुकाम 3 तलवार क्लिफ्टन का दिखाया गया है। मुतासरा शहरी का कहना है कि वो इस वक्त स्कीम 33 में अपने घर पर था। चालान में शहरी के जो है वो 6 डिमेरिट पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, जबकि इस हवाले से एक शहरी का कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक चालान में गलतियां होने लगी तो शहरी कहाँ जाएंगे। शहरी के मुताबिक चालान में दिया गया मोटरसाइकिल का नंबर जो है वो मेरा नहीं है। चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2500 रुपये का किया गया है, और ज़राए के मुताबिक नंबर प्लेट की बुनियाद पर भेजा गया चालान मुतासरा शहरी का है ही नहीं, था ही नहीं उसका चालान। चालान पर नंबर प्लेट की तस्वीर अलग है, जबकि इंग्लिश में लिखे नंबर अलग हैं। मोटरसाइकिल के दोनों नंबर्स के क्वाइफ अलग अलग हैं। जी महराज भाई, ये मेरे ख्याल में वही बात है जिसका खदशा और जिक्र हम इससे पहले भी कर रहे थे। अच्छा देखिए सबा, जब कोई सिस्टम नया शुरू होता है ना, हाँ, तो उसमें कुछ मसाइल आते हैं। 27 तारीख की बात है, 27 तारीख को पहला दिन था इसका जब ये लॉन्च हुआ। हाँ। और इसने वर्किंग शुरू की है 27 अक्टूबर को। तो अब जाहिर सी बात है 31 हो गई है। हम 3-4 दिन से मुसलसल इसको कवर भी कर रहे हैं। इनके मॉनिटरिंग रूम भी बना हुआ है। इनके हायरिंग्स क्या, मतलब वही पुलिस के जो नए एहलकार थे जो फ्रेश आए हुए थे, जिनको आईटी से कुछ हावना थी और ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए थे, उन्हीं लोगों को यहाँ पर लगाया। तो इसमें एक्चुअल होता ये है कि कभी कभार ऐसी गलतियाँ स्टार्टिंग में होती हैं। अच्छा, इसकी सलूशन ऐसे है कि इसके लिए कराची की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन तमाम ज़िलों में 11 मुकामात पर सहूलियात मरकज़ बना दिए गए, सहूलियात मराकज़ बनाए गए हैं,
फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर एक डीएसपी और एक सीपीएलसी का नुमाइंदा और ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद होगी। अगर आपको लगता है कि जी मेरे साथ गलत हो गया है या मेरा नंबर गलत चला गया है, मेरा चालान गलत हो गया है और मैं ठीक था, तो आप 10 रोज़ चालान पहुंचने के 10 रोज़ के अंदर वहां पर अपना एंट्री करा सकते हैं। वो बाकायदा आपको जो है वो एक स्लिप उसकी वहां से मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड, ठीक है। और वो जो 21 दिन का प्रोसेस होता है, जो चालान का टाइमिंग होती है, उसको उस वक्त वहीं रोक दिया जाएगा। अच्छा, उसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी, सही, किसने कौन से अफसर की जानिब से कौन से सिस्टम पर ये चालान किया गया था, और इसकी इंक्वायरी के बाद अगर ये साबित होता है कि चालान गलत हुआ है तो उसको चालान को वापस ले लिया जाएगा और बंदे को कोई चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप इस मरतबा आपका चालान गलत हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। अगर चालान साबित हो जाता है और आप मान लेते हैं हाँ जी ठीक है वाकई मैंने गलती की थी, तो फिर आपका वो जो 21 दिन का प्रोसेस कुछ दिनों के लिए रुक गया था, तो फिर वो वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपके दिन गुजरते रहें। तो इसके लिए भी मतलब काम किया गया है और 11 मुकामात पर शहर कराची में सहूलियात मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है अफसरान बैठे हुए हैं और वो आपको बिल्कुल मुतमईन करके भेजेंगे ताकि कोई इबाहम ना आए, ताकि कोई इबाहम ना आए। चलिए जी, बात ये हो रही है कि अब ई चालान का जो सिस्टम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालान है इसमें गलतियां भी सामने आने लगी। मतलब जिस बंदे का चालान काटा गया उसके मुताबिक वो चालान उसका नहीं था। हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? आजिज़ भाई, गुफ्तगू तो आप सुन ही रहे हैं और ई चालान का शोर जो है, और आजकल ज़ाहिर है कि यही सबसे बड़ा शोर है, सबसे बड़ा शोर है। और मसला सारा यही है कि लोग ज़हनी तौर पर अब थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो रहे हैं कि जी ठीक है अब हमें SOP फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन ई चालान में जो है वो गलतियां सामने आई हैं। और दूसरा एक और ख़बर है इस हवाले से कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी जो पहला चालान होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा। इस खबर को ज़रा थोड़ा एलिब्रेट करें, क्योंकि सुनने वालों के लिए जो है वो इसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस बात का एक्चुअल में मकसद क्या है। जी देखिए, 6-8 महीने शोर रहेगा, 6-8 महीने भी, क्योंकि एक नया सिस्टम है, नंबर 1। अच्छा, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के आदी नहीं हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले असल प्रॉब्लम तो यही है। हम रॉन्ग साइड पे चलेंगे जी। अभी जो लोग ना ये कहते हैं कि जी नहीं ये चालान गलत है, तो फिर मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ। अच्छा जी, रॉन्ग साइड आप गाड़ी चला के पूरे रोड को जाम करते हैं, वो सही है? आप हेलमेट ना पहन के मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या वो सही है? सही। आप नंबर प्लेट नहीं लगाकर गाड़ी चलाते हैं, क्या वो सही है? सही। आप हेलमेट सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, क्या वो सही है? सही। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको पता नहीं हो रहा है, उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बल्कि हम सभी देख रहे होते हैं कि शहर में बहुत सारे लोग चलते हुए कार पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं और इनफैक्ट एयरपोर्ट्स लगा के गाने भी सुन रहे होते हैं। ये सारा कुछ अगर कोई कह रहा है ना कि ये चालान गलत है, तो फिर सवाल करें कि ये सारा कुछ सही है? बिल्कुल ठीक जो मैंने सवाल उठाया, ये सब गलत है। अगर ये चालान गलत है तो फिर ये क्या सही है? तो इसको सही कैसे किया जाएगा? लाजमी है कि सवाल तो यही है ना कि पुलिस कह रही है कि ये ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए ये तो मुमकिन नहीं है ना कि हर गाड़ी के साथ एक ट्रैफिक सार्जेंट लगाया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। या हर चौराहे पे पुलिस खड़ी हो, ये मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, मामूली बात तो नहीं है। सही। तो उसका हल ये निकाला गया, जो काफ़ी सालों से ये मंसूबा सेफ सिटी का जो है, आजकल क्या नहीं है बल्कि हम लोग यहाँ बैठकर तनकीद करते थे कि ये कब पूरा होगा। बहरहाल एक ट्रैक पे ये सिस्टम सेफ सिटी का आ गया है। सही। 1100 कैमरे लगे हैं, 12,000 कैमरे लगेंगे। अभी जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि जी ये चालान तो सिर्फ शाहराह फैसल पे हो रहे हैं, लहरी एक्सप्रेस वे। अच्छा, ये चालान कराची की, ये भी एक सवाल है कि ये चालान कराची की किन सड़कों पे हो रहे हैं? ये उन सड़कों पर हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्मूथ हैं, जैसे VIP सड़कें कहलाती हैं। 20-25 ऐसे मकामात हैं, सड़कों के बारे में 20-25 ऐसे मकामात हैं जहाँ इस वक्त ये चालान हो रहे हैं। लेकिन खुश ना हो, आने वाले साल 1.5 में ये पूरे शहर में इस तरह के चालान होंगे जब 12,000 कैमरे लग चुके होंगे। आप याद रखेंगे 12,000 कैमरे मतलब मामूली बात नहीं है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 12,000 कैमरे लग चुके होंगे, फिर ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी। तब तक
हाँ। हुकूमत कह रही है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। जो आपने मुराद अली शाह वाली बात की ना, हाँ, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और फिर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम सिंध ने जो बात की कि पहला चालान माफ होगा, एक्चुअल में इसका मकसद क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है ई चालान के हवाले से कि अब इसमें जो है वो गलतियां भी सामने आई हैं। अब वही बात हो गई जिस हवाले से आजिज़ भाई भी, महराज भाई भी, हमारे करस्पॉन्डेंट ये बात कर रहे थे कि निज़ाम जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए और उसके बाद अगर कोई चीज़ फुल फ्लज इंट्रोड्यूस होना तो शहरी भी फिर उस हवाले से जो है वो रेडी होते हैं कि जी ठीक है क्रैक डाउन हो गया। अब क्या होता है कि यूजुअली अगर एक गलती जो है वो इस तरह से सामने आ गई ई चालान के हवाले से, तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस बारे में यही सोचेंगे कि जी हम तो नहीं फॉलो कर रहे, गलत चलत ही कोई चालान काट रहे होंगे, ये सारा कुछ। एक तो जब आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो बी प्रॉपर फॉर दैट कि आपने एक रूल जो है वो नाफिज किया है तो उसको आप पहले प्रॉपर उसको देख लेते, पहले प्रॉपर उसकी स्क्रूटनी कर लेते, उसको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुजार के फिर आप अप्लाई करते, तो कराची के आवाम के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बिल्ट होता है कि वो रूल फॉलो करते। अब लोगों को कहीं ना कहीं से ना कोई जगह मिल जाती है या कुछ कहने की कुछ, और दूसरा प्रैक्टिकल फॉर्म से तो गुजर चुका है ना। हाँ। बात ये है कि जब ये बात शुरू हुई थी कि सेफ सिटी कैमरे लगेंगे, ये बात बताई गई थी कि जी ई चालान से होंगे, ई चालान होंगे। बल्कि जुलाई में आई गेस हमारे शो पर जो है वो डीआईजी ट्रैफिक आए थे और उन्होंने ये बात की थी कि जी अब आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने बाद जो है उसके बाद वो सिस्टम चेंज होने जा रहा है। और ये ब्रेकिंग भी हमारे ही शो पर जो है वो डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से दी गई थी कि अब वो ये सिस्टम नाफिज कर रहे हैं और अब ये आगे जाके जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ अच्छा, उसके बाद एक पूरी ट्रेनिंग हुई है। जो जितने लोग बैठ के इस वक्त का है ना, जो ई चालान जनरेट तो कैमरा करता है, लेकिन वहाँ एक बंदा बैठा हुआ है जो मॉनिटरिंग सिस्टम पे वो सारा काम करता है। उन बाकायदा पुलिस अफसरान की एक ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, जो आपके कैमरों का जो सिस्टम है उसकी पूरी एक ट्रेनिंग हुई है। लोगों के अवेयरनेस के बाकायदा इश्तिहारात चलाए गए हैं सिंध पुलिस की जानिब से। एक मुहिम शुरू की गई थी, 1-2 महीने तक ये मुहिम चली है। लेकिन एक चीज़ देखें, प्रैक्टिकल शक्ल में तो तब आएगी जब आप उसको स्टार्ट करेंगे। उससे कबल होती है थ्योरी, बातें होती हैं। हाँ। जब उसको प्रैक्टिकल शक्ल में लाएंगे तो वो अमली मैदान में काम होगा। अब ये प्रैक्टिकल शक्ल में आ चुका है। सही। अब प्रैक्टिकल शक्ल इसकी यही है कि गाड़ी गलत चलेगी तो चालान होगा, चालान होगा तो पैसे भरने होंगे, पैसे। अब वज़ीर आला ने उस दिन सीपीओ में ये बात भी कही, कल भी एक तकरीब में ये बात की है कि पहला चालान लोगों को माफ़ इसलिए करें कि उसको एक सबक मिले। अच्छा। उसको एक सबक मिले कि मैंने गलत किया है। ठीक। यानी जस्टिफिकेशन उसकी कोई नहीं है। हाँ। कि आपने गलत नहीं किया, ऐसी कोई जस्टिफिकेशन ये है कि ये चालान आपसे पैसे नहीं वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसको जैसे महराज भाई थोड़ी देर कबल कर रहे थे, उसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने हादसा कर दिया और आपका चालान हो गया, आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे होगा कि आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं या आपको सीट बेल्ट नहीं बंधी हुई है, आपका चालान हो गया। आप प्रूफ करेंगे कि आपको सीट बेल्ट बंधी हुई थी या नहीं बंधी हुई थी। अगर नहीं बंधी हुई थी तो आप ये सारी करेंगे, आप माजरत करेंगे कि जी हाँ मेरी गलती है, आइंदा मुझसे ये गलती नहीं होगी, इसलिए पुलिस कहेगी जी आपको ये फर्स्ट चालान है इसलिए माफ़ है। तो ये इस तरह होगा, ये इस तरीके से होगा। चलिए जी, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एसओपी के साथ चले और कराचीइट्स प्लीज़ फॉलो करें रूल्स को। आपके लिए अच्छा है, आपके घर वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप मुश्किल में होंगे, आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, तो आपके घर वाले जो है सफ़र करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर है और ये एक बड़ी अहम और बड़ी मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ऐवान सदर इस्लामाबाद में जो है वो मुलाकात हुई है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर भी बातचीत हुई है। अच्छा जी, सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक अफ़गान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई, जबकि नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम और हुकूमत साजी पर भी बातचीत हुई। अच्छा जी, ये मुलाकात जो है एक बड़ी ग्रैंड मुलाकात हुई है। ये बताएं कि इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है और क्या इस मुलाकात के इम्पैक्ट्स हैं और आउटकम है। आजिज़ भाई देखिए, इस मुलाकात में इन 3 बातों के अलावा और बातें भी ज़रूर हुई होंगी। जी। लेकिन हम चलें, इस वक्त जो हॉट इशू है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमती तब्दीली है जी। इन प्रिंसिपली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों तय कर चुकी हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दील होना है और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है नवार उलग उसको हटाना है। ये तय हो गया। मेरा ख्याल आज असेंबली में
तहरीक अदम एतमाद जमा होगी आज सही, आज़ाद हाँ, कश्मीर सही। असेंबली में। या तो एक रास्ता ये है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो मुस्तफ़ी हो जाएं, उसके बाद नए वज़ीर आज़म का असेंबली के अंदर इलेक्शन हो। देखिए 27 वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने हिमायत का ऐलान कर दिया कि जो मुस्लिम लीग नून के वोट है वो भी हम देंगे। और मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। अच्छा। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्ट है, जिस तरह मौजूदा वफाक में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है, इसी तरह ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी, मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। यानी ये तय हो गया। जो दरकार वोट हैं वो पीपल्स पार्टी पहले पूरे कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून के उसके पास इजाफी वोट हैं। उसके अलावा और दीगर जमातों के लोग भी अभी ख़ासतौर पे PTI का जो वहाँ पे मुखालिफ धड़ा है या नाराज़ धड़ा है, या जो PTI जो धड़ा छोड़ गया था वो भी राब्तों में है पीपल्स पार्टी के साथ। फरियाल टालपुर जो है इस्लामाबाद बैठी हुई हैं अभी तक, वो सारे मामलात को चला रही हैं। तो कुछ जर्नलिस्ट वगैरह से भी शायद उन्होंने वहाँ मुलाकात की है। शर्जील इनाम मेमन ने एक जो है इशाया दिया था इस्लामाबाद के तमाम जर्नलिस्टों को, एंकर्स को, वो भी हुआ था। लेकिन वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तो अब तब्दील होनी ही होनी है। वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी है। 2-4 दिनों का खेल है, उसमें जाहिर है कि ये वोट तोड़ने होते हैं, वोट बराबर करने होते हैं, फिर जो लोग वोट देते हैं उनसे डील होती है। डील क्या होती है जी? हमारे 5 वोट हैं, हमें कौन सी वजारत मिलेगी? हर किसी को वजारतें भी वहाँ चाहिए जो इत्तेहादी बनते हैं, फिर अपने अपने तौर वजारतें उनको दी जाती हैं। वो जोड़ तोड़ किसी सूरत हाल होती है। जो साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास 10 वोट हैं फरियाल टालपुर को, लेकिन हमें स्पीकरशिप दी जाए। अच्छा। तो उन्होंने 10 वोट देने के एवज स्पीकरशिप की डिमांड की है उनसे। अभी तक मामला तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास अपने वोट पूरे हैं। लेकिन बहरहाल ये सारे जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग्स होती हैं ये इस वक्त जारी है। तो अच्छा, इस मुलाकात में ना सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई, और जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था सऊदी अरब का, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो बातचीत की। तो आप कैसे देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ वुज़रा जो हैं वो आमने सामने थे और वो इशू जो है बड़ी मुश्किल से रिजॉल्व हुआ था। वो जो गर्मा गर्मी थी, बहस थी, वो जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही थी एक दूसरे के ऊपर, कामों के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही थी। अब इस मुलाकात के बाद आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा मामलात बेहतर हो जाएंगे और हर कोई जो है वो उसी स्टेबिलिटी के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ के? मेरा तज्जिया है कि इस मुलाकात में ज़रूर उन चीज़ों पर भी बात हुई होगी। खबर की शक्ल में तो नहीं आती ये बातें, जाहिर है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास था कराची में, उसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वहाँ बड़ा जोश जज्बा था ना, खासतौर पे जो पंजाब की पीपल्स पार्टी थी उसके रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि अब हम पंजाब असेंबली में नून लीग के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इस हद तक बातें की। लेकिन सदर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे 1 माह की मोहलत मांगी है, लिहाजा मैं सेंट्रल कमेटी को गुजारिश करता हूँ कि मुझे, यानी सदर ममलिकत ने अपने नाम कहा कि मुझे 1 माह की मोहलत दी जाए, मैं 1 माह में इन सारे मामलात को सेटल करके दे दूंगा, इसलिए आपके सारे गुस्से खत्म हो जाएंगे। तो अब सेंट्रल कमेटी ने 1 माह की मोहलत सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को दी ताकि वो वज़ीर आज़म से बैठकर सारे मामलात को हल करें। और उन्होंने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 महीने के बाद हम दोबारा अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, उसमें बैठकर जायजा लेंगे कि आया मामलात रिजॉल्व हुए, और मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर ये मामला आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको खतरा होगा अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये क्लैशेस रहती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, अगली टॉप स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं, और अगली टॉप स्टोरी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये है जी उम्रा पॉलिसी से रिलेटेड। और अब सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अब ये ख़बर कुछ इस तरीके से है कि सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार दिया है। वजारत के मुताबिक वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा।
नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह की गई है। सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। और इस हवाले से सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए उम्रा के जो मुशीर हैं, उनका कहना है कि नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। ये इक़दाम वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया है। जो अरब न्यूज़ है उसके मुताबिक रवा साल जून से अब तक 40 लाख से ज़ायद बैनुल अक़वामी ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। महाराज भाई, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? नई पॉलिसी आ गई है, अब अगले हफ्ते से नाफिज होगी, लोगों को इस पॉलिसी को ऑब्वियसली फॉलो करना है, तो दे विल फॉलो, बट थोड़ा सा बताएं कि क्या सूरत हाल होती है, और जब ये इस तरह से जब ज़्यादा ज़ायरीन होते हैं या मौजूद होते हैं वहाँ पर, तो फिर क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि आप वहाँ खुद गए और फिर आपने ये सारे जो है वो एक्सपीरियंसेस इससे पहले भी हमारे साथ में शेयर किए, तो मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर से आप इस पर बात करें। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ ख़ास तौर पे देखिए हम पाकिस्तान की बात करें या फिर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, उन सब के दिल में एक ये ख्वाहिश होती है कि वो हज करें या उम्रा करें। तो अमूमन देखा ही जाता है क्योंकि हज में अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो लोग उम्रे की जानिब जो है वो ज़्यादा उनका रहता है कि चलें किसी तरह अल्लाह का घर देख कर आ जाएँ और ज़ियारतें करके आ जाएँ, वहाँ पर दुआएँ मांग कर आ जाएँ। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पूरी दुनिया से जो है वो पहुंचती है, और इसका कोई ख़ास वो नहीं है कि भाई इस महीने में जाना है, इस महीने में जाना है, लेकिन फिर भी माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं भी रमज़ान में वहाँ गुजार लें। हाँ। कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल के महीने में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से पूरे साल में सिलसिला तो खैर चलता रहता है। अच्छा, जो सऊदी हुकाम की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस हवाले से जो है अक्सर चेंज होती रहती हैं। ठीक। अब अगर ये कहते हैं कि जी ठीक है, जब अब पहले तो आपको वीज़ा लगता था, स्टिकर लगता था पासपोर्ट जमा करने के बाद, अब आपका ई वीज़ा आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अब आप जो है अपनी खुद ही मोबाइल से ऐप के ज़रिए जाएंगे और आप जो है वो वहाँ पर अपने सारे इंतराज करेंगे, कवाइफ का फिंगरप्रिंट्स भी देंगे और आपकी सब चीज़ें, तस्वीरें से सब इसमें चली जाएंगी, इसी पर आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये आसानी बहुत उन्होंने कर दी। अच्छा, दूसरा ये मामला हुआ कि इतनी जब बड़ी तादाद में लोग आते हैं ना, तो देखिए उनको सेटल भी करना है आपने, ठीक है, उनकी होटलिंग है, उनका रहन सहन है, उनका खाना पीना, उनका उसमें घूमना, ट्रैवलिंग करना, तो इतने सारे इंतजाम करने होते हैं वहाँ की हुकूमत ने कि वो उनके लिए वाकई एक चैलेंज बन जाता है ना। तो अब उसमें उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की कि भाई ठीक है, अगर आपको वीज़ा जारी किया जाता है, आप 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर ट्रैवल करें, सही, ठीक है ना। क्या ज़रूरी है कि आप जो है वीज़ा लेने के बाद 1 महीना आराम करें, उसके बाद बोले मैं बाद में जाऊँगा, ऐसा नहीं हो। तो जब वीज़ा जारी किया जाए उसमें अगर 1 महीने का टाइम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमूमन उन्होंने देखा कि लोग 15 दिन के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग 20-22 दिन के लिए चले जाते हैं, और वो लोग भी हैं जो सिर्फ 1 हफ्ते में उम्रा करके शॉर्ट वो करके आ जाते हैं। तो ये कि जिस तरह दुनिया भर में तादाद बढ़ती जा रही है ना ज़ायरीन की, उम्रा ज़ायरीन की खास तौर पे, आदमी ने हज की भी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सऊदी हुक्काम का जो फैसला है इसको हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो लास्ट ईयर जो हज वालों के साथ हुआ है, खासतौर पर प्राइवेट हज वालों के साथ, उसमें उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ट्रैवल एजेंट्स को भी नुकसान उठाना पड़ा, और लोगों के दिल टूटे। सबसे बड़ी बात है कि दिल टूटे लोगों के। देखें, अगर आपने जाना है तो आपका बड़ा दिल होता है, तो ही आपकी वहाँ से वो कहते हैं लब्बैक पुकारती है और जा रहे होते हैं, बुलाया जाता है, बुलावा आता है, तो वो जब आता है जब आपके दिल में कोई तड़प होती है। तो जब तड़प थी उनकी बेचारों की और उनके साथ ये हुआ, तो उसके बाद उन्होंने भी बहुत अच्छा फैसला किया सऊदी हुक्काम ने कि भाई ठीक है जी, प्रॉपर आप टाइम से और तरीक़ेकार से आप चलें, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ट्रैवल एजेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, उनको भी देखना होगा कि अगर उनके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनको किस तरह से वो अकोमोडेट करते हैं, बिल्कुल ये उनको भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भी ये सब कुछ देखकर चलना होगा। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और टॉप स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं। कौमी एयरलाइन ने एफबीआर के नाम पर जमा 28 अरब रुपए का टैक्स खुद इस्तेमाल कर लिया। सेक्रेटरी एबकारी कमीशन ने इंकशाफ किया है, एफबीआर के नाम पर 28 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया और खुद इस्तेमाल कर लिया। पीआईए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 28 अरब रुपए जो है वो खा गई है। अब देखें जी, 28 अरब रुपए जो है एफबीआर के वो खा गई पीआईए। देखिए पीआईए, ये क्या मामला है? पीआईए एक इतनी बड़ी दास्तान है। अगर पीआईए पे बात करें, पीआईए वो इदारा
जो आज से 20-25 साल पहले तक हाँ हर माह अरबों रुपए कमा कर देता था, आज क्या वजह है कि पीआईए खसारे में है? सही। हाँ, क्या वजह है कि हुकूमत पीआईए को बेच रही है? क्या वजह है कि उसकी निजकारी की जा रही है? पीआईए को लूटा गया है बाकायदा। ऊपर की ब्यूरोक्रेसी, ऊपर के अफसरान से लेके नीचे यूनियंस तक, जो मुलाजमीन की यूनियन थी वहाँ तक, मुझे एक एक यूनियन की कहानी का पता है कि उन्होंने पीआईए के साथ क्या किया है। इन सब ने लूटा है पीआईए को। अब आप देखें ना, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। ये भी ज़ाहिर है कि पीआईए के अंदर के ब्यूरोक्रेसी का कमाल है ना। हाँ, मतलब कि पैसे आपने यानी टैक्स की सूरत में वसूल किए एफबीआर के नाम पे। हाँ, एफबीआर के नाम पे मुझसे जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं ना, एक टिकट पे टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो टैक्स एफबीआर को जाना है, लेकिन वो पैसे आपने जमा किए 28 अरब रुपए, यानी अवाम से आपने वसूल किए, लेकिन आपने खर्च खुद कर दिए, एफबीआर को जमा नहीं करवाया आपने। तो ये एक करप्शन की बड़ी मिसाल है। तो इस तरह करप्शन की कई मिसालों से पीआईए भरी पड़ी हुई है। पीआईए में अगर इवन आप जो खाने का सिस्टम है उसमें आपको करप्शन मिलेगा, टिकटिंग का जो सिस्टम है उसमें आपको करप्शन मिलेगा, मुफ्तखोरी का जो सिस्टम है, ठेकों में जो उसमें होता है, पीआईए में ऐसी कई दास्तानें हैं। ये उनकी एक मिसाल है, ये हालिया मिसाल है कि आपने पैसे वसूल भी किए, आप खुद खा गए। आपने अब क्या होगा? अब जिन लोगों ने ये पैसे खाए होंगे ना, उनका तो नामो निशान नहीं है। अब ये आगे जाके फैसला होगा कि फैसला अल्टीमेटली यही होगा कि पीआईए ये पैसे भर के दे दे। सही। और पीआईए को 28 अरब रुपए बिहार को देने होंगे। हाँ, बिल्कुल, तो अब 28 अरब गए कहाँ वो कोई पता नहीं। 28 अरब गए कहाँ वो कोई नहीं पता। अच्छा, इसकी निजकारी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब कहा गया है कि भाई इसकी निजकारी जो है उसका अमल जारी है और दिसंबर तक ये मामला जो है वो तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है, हो जाएगा ये मसला तय? मामला तय कुछ एक दो गैर मुल्की कंपनियों की बात चली थी, एक अरब कंपनी की भी बात चली थी कि उसका इंटरेस्ट है, कुछ एक यहाँ की हमारी मकामी कंपनी की भी बात चली थी कि उनका इंटरेस्ट है, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कोई शक्ल अभी तक नजर नहीं आ रही। आप कह रही हैं ना दिसंबर में, लग नहीं रहा। अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो आने वाला मंथ दिसंबर है, तो उसकी कोई ऐसी तैयारी नजर नहीं आ रही कि पीआईए बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई ऐसी खास तैयारी नजर नहीं आ रही कि निष्कारी जो है वो हो सकेगी दिसंबर तक। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कभी कभी होता है कि चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी हो भी जाती हैं, लेकिन बात यही है कि पीआईए के हवाले से सिर्फ दुखी होता है कि हमारी ये जिस तरह की एयरलाइन है और उसके बाद इसके एक के बाद एक जो है वो जिस तरह से मामला सामने आते हैं ना, तो दैट्स रियली सैड। बहुत शुक्रिया महराज भाई, आप हमारे शो पर आए। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, अब हम शामिल करेंगे रेमेडीज़ और करेंगे खूबसूरत होने की बातें कि अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। हमारा ये सेगमेंट आपके लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम आपसे कर सकें ढेर सारी बातें, आपके मसाइल का हल जान सकें, आपकी स्किन की जो कंडीशंस हैं और आपके जो स्किन के इश्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। और इसके अलावा इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि आपने खाना कैसे बनाना है और खाने में क्या क्या बनाना है। तो जनाब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रेमेडी से, और ये रेमेडी है कि आपके आंखों की जो रोशनी है वो किसी भी वजह से अगर कमज़ोर हो गई है, दिखाई सही नहीं देता है, धुंधलापन है, ब्लर विजन है, या फिर किसी और वजूहात की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, एज फैक्टर होने की वजह से नज़र अगर कमज़ोर हो गई है, तो ये टोटका आपने जो है वो आज़माना है और इसको अप्लाई करना है। और उसके बाद देखें आपकी जो आँखें हैं, आपकी आँखों की जो रोशनी है वो हो जाएगी तेज़। तो करना आपने ये है कि अगर आंखों की रोशनी आपकी कमज़ोर हो गई है या नज़र धुंधली महसूस होती है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये पुराना आजमूदा टोटका ज़रूर आजमाना है आपने। अब करना यह है कि आपने 7 बादाम लेने हैं, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री लेकर इन तीनों को बारीक पीस लें। अब रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये सफ़ूफ जो है नीम गर्म दूध के साथ खा लें। ये तो बहुत आसान है। इसके अलावा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी आंखों की रोशनी तेज़ होगी, नज़र की कमज़ोरी दूर होगी, आंखों की तकन और खुश्की ख़त्म होगी, जो ड्राइनेस है आंखों की वो ख़त्म होगी। और रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें, चंद हफ्तों में वाज़े फ़र्क आपको महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपकी जो आँखें हैं, जो रोशनी है वो बेहतर होने लगी और धुंधलापन जो है वो ख़त्म होने लगा है। तो 7 बादाम, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री आपने लेनी है और इनको दूध में मिलाना है, नीम गर्म दूध में,
और फिर रोज़ाना रात को ये पी लेना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि एक्सरसाइज करती हैं और यूट्यूब पर देखकर या एक्ट्रेस को देखकर या उनकी योगा टेक्निक, एक्सरसाइज टेक्निक देखकर फॉलो करती हैं और कुछ जिम भी जाती हैं। लेकिन ये सारी ख़वातीन जो हैं एक्सरसाइज करते हुए क्या गलती करती हैं और किस वजह से इनको जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये वजूहात बताते हैं आपको हम आज। और है ये बात कुछ इस तरह से कि ख़वातीन की जानिब से जिम में की जाने वाली 3 बड़ी गलतियाँ जो हैं वो सामने आ गई हैं। जिम में बाकायदा वर्जिश जिस्मानी ताकत, क़ुव्वत बर्दाश्त और मजमूई फ़िटनेस में बेहतरी लाती है। ये तो ऑब्वियसली माहिरीन के मुताबिक वर्जिश ज़हनी तनाव, बेचैनी और बीमारियों जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर से बचाती है। अब जो फ़िटनेस के माहिरीन हैं उनके मुताबिक ख़वातीन जो हैं ये 3 गलतियाँ करती हैं। वर्जिश का प्लान बार बार बदलना, नताइज के लिए कम अज़ कम 1 से 2 माह तक एक प्लान पर कायम रहना ज़रूरी है। दूसरों की नकल करना, जैसे अभी मैंने शुरुआत में बताया कि दूसरों को देख के एक्सरसाइज करना, दूसरों की नकल करना। हर जिस्म की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, इसलिए अपनी साख्त के मुताबिक वर्जिश करें। बहुत हल्के वज़न उठाना, मौसर वर्जिश के लिए वज़न ऐसा हो जिसके आखिरी जो आपको टाइमिंग होते हैं उसमें मुश्किल महसूस हो, यानी कि आप बहुत हल्के वज़न उठाना और मौसर वर्जिश के लिए ऐसा वज़न उठाएं जो आपके मुताबिक हो, आपके ताकत के मुताबिक हो। अच्छा जी, मज़ीद ये कि सिटअप्स और ये जो रशियन टोस्ट जैसी वर्जिशें हैं ये कमर पर दबाव डालती हैं, इसके लिए आपने बेहतर ऑल्टरनेट ढूंढना है। अच्छा, आपने साइड प्लैंक और इसके अलावा जो दीगर एक्सरसाइज हैं, पॉल ऑफ प्रेस है, वो आपने जो है करना है, जो आपके कवर मसल्स को मजबूत बनाती हैं और ज़्यादा महफूज आपको रखती हैं। तो आपने ये सारी जो एक्सरसाइज है ये आपने करनी है और ये गलतियाँ 3 गलतियाँ जो मैंने आपको बताई हैं ये 3 गलतियाँ आपने नहीं करनी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं रेसिपी ऑफ द डे। अब रेसिपी ऑफ द डे जो है वो क्या है, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा और उसकी रेसिपी आपको बताएंगे कि आपने ये सूजी का हलवा जो है कैसे घर पे बनाना है। सूजी का हलवा बहुत सारे लोगों को पसंद भी है और इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारी रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सूजी का हलवा बनाने की आसान और झटपट तरकीब जो है वो ये है कि आपने जो है क्या करना है, सूजी लेनी है 1 कप, देसी घी 2 चम्मच, शहद 3 चम्मच, दूध 1 कप, पानी आधा कप, बादाम पिस्ता हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर आधी चम्मच। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि देसी घी को पैन में गर्म करें और इसमें सूजी डालकर हल्की आंच पर सुनहरी भून लें। जब खुशबू आने लगे तो दूध और पानी शामिल करें, फिर इसको आप हिलाते रहें। फिर उसके बाद आप इसकी जो इतना हिलाएं कि उसके अंदर जो गुठलियाँ बन जाती हैं, जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, वो ना बने। और फिर आप इसको हिलाने के बाद, अच्छा पकाने के बाद जो है जब ये गाढ़ा होने लगे तो शहद और इलायची इसमें शामिल करें। आखिर में बादाम और पिस्ता छिड़क कर ढक दें। तो आपका सूजी का जो हलवा है वो हो जाएगा रेडी। और ये इंस्टेंट जो है रेसिपी हमने आपके साथ में शेयर की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि ये बर्थडे का सीज़न है, लेकिन एक क्रिकेटर हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त साबिक क्रिकेटर और बड़ा इनका जो है वो ख़बरों में रहते हैं, कभी अपनी वाइफ की वजह से ख़बरों में रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये ख़बरों में एक बर्थडे की वजह से हैं जो इनके बेटे अजान की बर्थडे है। और जब इन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेट की तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इनको आवाम की जानिब से दी गई, क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है ये अपने बेटे के साथ इस तरीके से नज़र आए। और ये हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शोएब मलिक, जिन्होंने अपने बेटे अजहान के हमरा उसकी सालगिरह मनाई। अच्छा जी, फिर इन्होंने एक्स के ऊपर जो है वो ये सारी तस्वीर शेयर की। अच्छा जी, शोएब मलिक ने खूबसूरत वीडियो भी शेयर की जिसमें वो बेटे अजहान को सालगिरह की मुबारकबाद देते नज़र आ रहे हैं। अपने पैगाम में शोएब मलिक ने कहा कि अपने पसंदीदा दिन को सबसे अज़ीज़ के साथ मनाते हुए, यानी ये बड़ा इमोशनल मोमेंट था जो उन्होंने शेयर किया। ये पिक्चर्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो शोएब मलिक ने ये पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो है वो किसी से पीछे नहीं है और पाकिस्तानी हमेशा जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो मौसीकार शेर जान का गीत ग्रैमी अवार्ड्स में नामज़द होने जा रहा है एंड आई थिंक इट्स अ बिग टाइम टू ग्रीट हिम कि ग्रैमी अवार्ड में जो है उनका ये जो गीत है ये नामज़द होने जा रहा है। अच्छा जी, अब क्या है, द न्यू नंबर पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी मौसीकार शेर जान अहमद का गीत जो है सन 2026 के ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन जो है वो रॉक के तौर पर जो है वो एज म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द होने जा रहा है। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव रॉक,
एज म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए इनको नामज़द किया जा रहा है। शेरजान अहमद का कहना है कि मारूफ नगमा निगार और प्रोड्यूसर लैरी डॉस्किन का ये गीत इंसानियत के मुस्तकबिल और नई सिमतों पर सवाल उठाता है, जबकि फ़नकारों की वो यकजहती जो सरहदों से आज़ाद है इस नगमे को ख़ास बनाती है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इनके लिए कि इनका गीत जो है शेरजान का वो अब ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए जो है वो नामज़द होने जा रहा है। तो ये तो भाई हमने आपके साथ में शेयर किया कि जो पाकिस्तानी हैं चाहे वो दुनिया भर में कहीं पर भी रहें लेकिन वो पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करते हैं और ये ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनका जो नाम है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इनके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं उन लोगों की जिनकी फ़्लाइट्स हैं और जिनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो कुछ कैंसिल हुई हैं। तो रीज़न जो है इसके पीछे ये है कि अब सीज़न चेंज हुआ है और फॉग की वजह से जो है ये सारा सिलसिला हुआ है। तो धुंध से जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ, मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर धुंध के बाइस परवाज़ों में शदीद ताख़ीर और मनसूखी देखने में आई। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक है, ताहम 4 परवाज़ें मनसूख और 32 ताख़ीर का शिकार हुई। दुबई तक कराची, जद्दा तक लाहौर और लंदन तक इस्लामाबाद की परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची तक इस्लामाबाद की परवाज़ों में 1 से 3.5 घंटे ताख़ीर हुई। इस्लामाबाद और लाहौर से जद्दा और रियाज जाने वाली परवाज़ों में 19 घंटे तक ताख़ीर रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर तक कराची की परवाज़ों में 5 घंटे और इस्लामाबाद तक अबू धाबी की परवाज़ में 8 घंटे ताख़ीर हुई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि आप अपने घर में बैठे बैठे ये होम डेकोर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं मिनरल वाटर वर्सेस बॉयल वाटर, और इन दोनों में सेफ़ कौन सा है। क्या ये दोनों ही जो है वो ठीक है सेहत के लिए, किडनी के लिए, बॉडी के लिए, क्या इनमें फ़र्क है। और जो गंदा पानी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में खारा पानी आता है, बोरिंग का पानी आता है, फिर वो ज़ाहिर यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे आरओ प्लांट्स भी ऐसे हैं जहाँ पर खारा पानी होता है और वो उसको टेक्निक के ज़रिए वहाँ पर मीठा करते हैं और पीने के काबिल बनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो ज़िंदगी में पानी बड़ी अहमियत रखता है और आपको ना डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी बहुत सारे मसाइल पैदा करती है, स्पेशली आपकी किडनी से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं लोगों को। तो इस इशू पे बात करने के लिए कि किडनी की सेहत को कैसे बेहतर रखा जाए, पानी के ज़रिए अपने लाइफ स्टाइल को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है, कैसे एक्टिव रखा जा सकता है अपने आप को, कैसे बेहतर रखा जा सकता है स्किन को, कैसे बेहतर रखा जा सकता है जो आपकी किडनी की एफिशिएंसी होती है उसको। तो इस बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सबा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि एक ये बड़ी ना घरों में भी बड़ी बहस हो रही होती है, आम ख़वातीन के दरमियान भी ये बहस हो रही होती है कि हम तो मिनरल वाटर इस्तेमाल करते नहीं, लीजिए हम तो पानी बॉयल करके पी लेते हैं। अब पहले तो ये बताएं कि मिनरल वाटर यूज़ करना कैसा है, और जो बॉयल पानी आप करके पी रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो या तो बोरिंग का है या वो आपके लाइन का पानी आ रहा है, वो खारा है, वो मीठा है, उसकी क्या जो है वो कहना चाहिए कि इंटेंसिटी है कि कितना वो क्लीन है, किस तरीके से है वो। तो ज़रा बताएं सबसे पहले कि मिनरल वाटर पीना सेफ़ है, किडनी की एफिशिएंसी के लिए, किडनी के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, उसके बाद फिर हम बॉयल वाटर पर आएंगे। थैंक यू सबा। पहली बात यह है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, और ये अक्सर करके लोग, क्योंकि मैं गुर्दों का सर्जन हूँ जी, तो मुझसे भी यही सवाल किया जाता है कि हम तो भाई बॉयल वाटर पीते हैं, हम तो भाई मिनरल वाटर पीते हैं, हम तो भाई ये पीते हैं। जी, तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मिनरल वाटर है क्या, और जो टेप वाटर होता है, टेप वाटर मीन्स जो हमारे घर में जो पानी आता है, नलके का पानी आता है, वो क्या चीज़ है। पहले तो हम इस चीज़ को समझ लें। हमारा ये समझें कि जो मिनरल वाटर होता है वो हम उसी को ही जो है एक, जैसे हम आरओ प्लांट कहते हैं, उनके पास इस प्रोसेस के थ्रू वो पानी को फ़िल्टर किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है, इसको हम आरओ प्लांट कहते हैं, और फिर उसको बॉटल्स में पैक करके फिर दिया जाता है। इसमें जो है वो मिनरल्स का वर्ड जो है, मिनरल्स का कंपोजिशन देखी जाती है कि भाई देखें कैल्शियम कंटेंट कितना है, सारी चीज़ें देखें, उसको उस हिसाब से बना के दिया जाता है। सही। पहले तो ये समझें। दूसरा जो टेप वाटर है, हमें ये देखना है कि टेप वाटर क्या भाई कुएं से आ रहा है, कुएं से निकाल के जो लोग यूज़ कर रहे हैं, हाँ। या जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो किसी बाहर से, किसी लाइन से लाइन से आ रहा है। देखें, पहले तो ये समझें कि हम एक डेवलप्ड जो है वो मुल्क नहीं है, हम वी आर डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि हमारे पास जो है ना साफ़ पानी घर में आना एक बड़ा जो है ना वो अलमिया है कि हमारा साफ़ पानी नहीं आता। तो क्या जो साफ़ पानी हमारे घर में नहीं आता उसको हम क्या करें? तो जो बॉयल्ड वाटर है, जो हम घर में जो नलके से पानी आता है, उसको एक तो ये है कि हमको बॉयल करें, फिर इसको छान लें, सही, वो इस्तेमाल करें।
अब अगर किसी का बोरिंग का पानी है और वो खारा पानी है तो वो उसको बॉयल करेंगे तो सारे उसकी वो तो नहीं आएगी ना, मिठास तो उसमें नहीं आएगी। देखिए मिनरल्स भी शायद उसमें ऐड ऑन ना हो, तो खारे पानी के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाए? देखें खारा पानी तो उसमें जो है ना मिनरल के कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो वो तो पीने के लायक नहीं होता। लेकिन मजबूरी में बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उससे फिर क्या होता है कि बॉडी में नुकसान होने भी शुरू होते हैं। ठीक। तो हम ये सवाल जरूर पूछते हैं पानी जो पी रहे हैं वो किसका पानी पी रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो जो मिनरल वाटर है उसमें ये है कि वो मिनरल्स डाले जाते हैं और लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड वाला हो, स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि देखिए ना बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। और दूसरी बात है कि मिनरल वाटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एक्सपेंसिव। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 60-70% अफोर्डेबल नहीं है। तो टेप वाटर को अगर हम बॉयल करके कर रहे हैं और वो जो नॉर्मल मीठा पानी है दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा है। लेकिन उसको ऑब्वियसली बॉयल करें, फिल्टर करें, घर में यूज़ करें वो ज़्यादा, क्योंकि वो सस्ता भी है, चीपर है। तो इस तरह है। हाँ, हम ये चाहें कि भाई ये मिनरल वाटर बहुत अच्छा है, टेप वाटर अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है। पहले तो यह कॉन्सेप्ट है ना लोगों का। क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है पूरी दुनिया में वो नलके से पानी पीते हैं, ठीक, उनके लिए कोई मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन हमारे पास एशिया में कोई 5-6 मुल्क हैं, अगर हम उंगलियों पे गिने तो इनके पास जो टेप वाटर आता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आपके नलके में आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ना कि पूरी दुनिया में लोग नलके से पानी पीते हैं, टैप वाटर पीते हैं, लेकिन कराची में लोग जो है वो बॉटल्स मंगा के 6 बॉटल्स हफ्ते की, 7 बॉटल्स हफ्ते की मंगा के, और आई गेस वो उसके प्राइस भी कम होते हैं, या तो वो 100 रुपीज़ की एक बॉटल होती है, या वो इस तरह से उसके डिफरेंट प्राइस होते हैं, और वो पानी मंगा के पी रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि वो बेहतरीन पानी पी रहे हैं क्योंकि अब वो पानी ख़रीद के भी पी रहे हैं। तो आप ज़रा बताएं कि ये जो इस तरह के आरओ प्लांट से जो पानी आता है, एक पर्टिकुलर बॉटल होती है उसके अंदर, और फिर वो इसलिए आता है कि बहुत सारे लोगों के लाइन का पानी ठीक नहीं है, खारा पानी है, बोरिंग हुई है, या पानी आता ही नहीं है, लाइनों में पानी आता ही नहीं है, और वो इसी तरह से टैंकर डलवाते हैं तो वो नहीं पीना चाहते वो वाला पानी। तो फिर वो जो पानी है जो कि आपको 100 रुपये की एक बॉटल मिलती है, 200 रुपये की एक बॉटल मिलती है, क्या वो सेफ़ है? देखिए सबा वही बात कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आरओ प्लांट लगाए हुए हैं और जो 100 रुपये की बॉटल होती है उस पर आप रिलाई कर नहीं सकते इतना ना। अच्छा, ठीक है, मेरा किसी को डिस्करेज करने का मकसद नहीं है यहाँ पे, लेकिन चीज़ें जो है ना हमारे मुल्क में हमें नहीं पता कि उसकी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक, कोई क्वालिटी चेक है भी या नहीं। आरओ प्लांट लगा के ये जो आपने रिवर्स ऑस्मोसिस की बात की है, इसका बेसिकली मकसद क्या है? और अगर कोई आरओ प्लांट के थ्रू ये सारा प्रोसेस करके उन बॉटल्स को घरों तक पहुंचा रहा है, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये तक एक बॉटल की वो ले रहा है, तो क्या वो सेफ है? लोगों को रिलाई कर लेना चाहिए उस आरओ प्लांट पर, या उस शॉपकीपर पर पर्टिकुलरली, या उस जो वो बंदा जिसने ये सारा काम किया और घरों पर दे रहे हैं, किस तरह चेक करें, क्या क्वालिटी है, क्या करना चाहिए? देखिए सबा, वैसे तो पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी ये है कि आप उस पानी को चेक करने के लिए लेबोरेटरी में दे सकते हैं। लेबोरेटरी में? यस, इवन आगा खान है, बहुत सारी लेबोरेटरीज है जो कि पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं। हमारे पास क्योंकि वे है कि हम लोग चेक नहीं कराते, जो 100 रुपये अब चेक कराएंगे उसके लिए 2000 रुपये उसकी अलग सी अब दे जी। तो यही होता है कि बस अगर आपको उस पर यकीन है थोड़ा बहुत कि यार ये सही है तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस वैसे दुनिया में होता है और वो सेफ वाटर होता है। ठीक है, हमारे पास ये है कि हम रिलाई करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही तो है कि चेक एंड बैलेंस होता है। इवन पाकिस्तान में जो हमारा टैप वाटर है वो सेफ नहीं है, हमें पता है, हम नहीं पीते। हाँ, मैं नहीं पीता, आप भी नहीं पिएंगे, सब नहीं पीते। तो यही है कि उसको चेक करने का हमारे पास एक तो वो हर कोई करा नहीं सकता, ठीक है, और हम यूज़ नहीं करते। खारा जो पानी होता है वो आप पी नहीं सकते, उसको आप बॉयल भी करेंगे तो वो आपके पीने के फिर भी लायक नहीं रहेगा। तो हाँ, वो मिनरल्स का इशू आता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सही, मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान में जो आम का मीठा पानी है उसको बॉयल करें, ठंडा करें, उसको छानें, वो पिएं, दैट्स परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा वो है। जो बॉटल का पानी आता है उसको भी आप बॉयल करने के लिए सजेस्ट करेंगे? अगर उसको कर लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मीठा पानी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होके आता है, तो बॉयल जो है वो मिनरल्स कम नहीं करता। अच्छा, वो जो जरासीम होते हैं उनको किल करता है। सही, जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो छान लें उसको। सही, तो ये बेस्ट है। हाँ, जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं पाकिस्तान में उस पर भी हम रिलाई नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप पैसे ज़्यादा देते हैं तो आपका एक माइंड होता है, वो फिर भी उसकी क्वालिटी चेक होता है। अच्छा, हाँ, फिर क्वालिटी चेक होता है। चलिए जी, कॉलर हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बड़े दिन बाद बात हो रही है आपकी। यही बात कर रहा हूँ जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे?
भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा शो चला रही हैं, आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से बात करती हैं। मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब को बहुत सलाम, और मुझे बड़ी खुशी हुई इन्होंने जो मेरे एक सवाल का जवाब बगैर पूछे ही दे दिया। क्योंकि बेसिकली हम जो पानी पी रहे होते हैं दैट इज आरओ वाटर। आरओ वाटर जो ना पानी को न्यूट्रल कर देता है, उसकी मिनरल्स उठा लेता है सारे। तो हम क्योंकि अब इन्होंने जो बात की ना वो ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ घरों मेरी मदर जैसे पानी गर्म करती थी, ठंडा करती थी, तो एक प्रोसेस में चला जाता था और लेकिन अब लोग वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम बेसिकली अपनी सेहतों से खुद खेल रहे होते हैं। हम यानी इतना पैसा भी खर्च करके हम बीमारियां खुद खरीद रहे होते हैं बेसिकली। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब बात ये है कि हमारे यहाँ जो रूटीन है ना वो, क्योंकि हम जो पानी वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें किडनी की स्पेशली डिजीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब हम किसी आप तो कंसल्टेंट हैं, बेसिकली हमारे यहाँ जो कहानी शुरू होती है जीपी से शुरू होती है। जब वो जीपी आपको सही तरह गाइड नहीं कर रहा होता, आपको देर में कंसल्टेंट के पास देता है, तो उसके इफेक्ट्स आ जाते हैं। और एक आखिरी इसमें सवाल मेरा ये है कि जो आप कितना लोगों को इंसिस्ट करेंगे कि पानी पे ज्यादा तवज्जो दें। हम जो अगर थोड़ी सी मेहनत करके गर्म कर लें, लोगों को आप इस बारे में जो गाइड करेंगे वो क्या करेंगे, ताकि हमारी हम जो पानी की वजह से बीमारी में हमसे मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं डॉक्टर साहब, ये मेरा चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। अच्छा, याया ने कहा कि अगर पानी गर्म करके पी लें और उसको बॉईल करके पी लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पहले जो है वो इसी तरह से लोग कर रहे होते थे कि बॉईल करके पी रहे होते थे। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बात ये है कि लोग ये डरते थोड़ा सा कि गर्म पानी है, कहीं गिर ना जाए एंड ऑल दैट। दूसरा, पानी नहीं आता और गैस ही नहीं आती। मसला सारा ये है ना कि लोगों को यहाँ पर नाश्ता करने के लाले पड़े होते कि जी गैस नहीं आ रही, ठीक है, वो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे होते। अब सिलेंडर पे पानी बॉईल करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये भी दो मेन कॉजेज़ हैं जो कि ये हो गया है कि लोगों ने अब पानी बॉईल करके पीना छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि गैस नहीं है, इसलिए कि जी पानी जो है वो आता नहीं है। और अगर सिलेंडर पर उसको वो सिलेंडर यूज़ करेंगे तो वो मिनरल वाटर की दुगनी कीमत पर हो जाएगा। कितना सिलेंडर वो जलाएंगे और कितनी क्वांटिटी में वो पानी जो है उसको बॉईल करेंगे, एक तो फैक्टर ये है। तो जिनके यहाँ गैस आती है और प्रॉपर पानी आता है, लाइन में अच्छा मीठा पानी आता है, वाई नॉट वो बॉईल करें और पी लें, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ तो 70% जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी साफ़ नहीं आता, फिर बॉईल करने का इशू है, गैस नहीं है और लाइट भी नहीं होती, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करें डॉक्टर साहब कि अब वो करें तो क्या करें। अब वो जो आरओ प्लांट से रिलेटेड या वो जो आता है पानी आता है 110 रुपये का, 150 रुपये का या 200 रुपये का जो पानी लोगों तक पहुंच रहा होता है और उन्होंने बॉटल्स लगाई होती है वीकली या डेली, वो सेफ़ है। अगर वो इस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो वो मज़ीद क्या कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं कि जी पानी में मिनरल ऐड करने के लिए हम इसके पैरेलल कुछ कर लेते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि घर में वो कोई ऐसी चीज़ कर लें कि वो मिनरल्स जो है उसकी कमी पूरी हो जाए जो उनको पानी से नहीं मिल रहा है। देखें सभा, हमारे पास जो है ना एक फ़िल्टर्स भी आते हैं, आपने देखा होगा घरों में फ़िल्टर लगे होते हैं। हाँ। तो वो तो आपको पता है कि ये फ़िल्टर हमने खुद लगाया तो वो ठीक है, लेकिन उसकी फिर मेंटेनेंस अगेन बहुत महंगी है। मेंटेनेंस महंगी है, तो ऐसे नहीं आप हर महीने में आपको फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो सारे फैक्टर्स हैं। एज अ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमारे पास ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैं तकरीबन आज से कोई 5 साल पहले मैं हॉलैंड में था, तो मैं जब वहाँ गया इनिशियली तो मैं मिनरल वाटर बॉटल ले रहा था, इट वाज एक्सपेंसिव। तो फिर वहाँ पे मालिक से मैंने पूछा कि पानी तो बहुत महंगा, उसने कहा टैप वाटर पिए। तो इस तरह जो हमारे एशिया में बहुत सारे जैसे जापान है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, वहाँ पे टैप वाटर पिया जाता है क्योंकि उनकी म्यूनिसिपल जो कमेटीज़ हैं जहाँ पे जो फिल्टर का सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि लोगों को पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। हमारे पास मुल्क में ये तो है, ऑब्वियसली गैस के इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं। जो रिवर्स ऑस्मोसिस का है वो भी ठीक है क्योंकि ऑप्शन आपके पास नहीं है। ऑप्शन आपके पास ना होने से कुछ बेहतर है, कुछ ना तो वो ले लें, या अगर अफोर्डेबल है पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज का ले लें। तो ये है कि हमारे पास जो छोटे जो मैं जो बता रहा हूँ ना, आपने कहा था कि छोटे उन्होंने लगाए हुए, उसका क्वालिटी चेक नहीं है, क्वालिटी चेक। तो ये हम ये कह लें कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये भी कहना तो बहुत मुश्किल है। उसमें भी जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वहाँ से फिर आप जो है वो पानी खरीद सकते हैं और पानी जो है वो पी सकते हैं। देखिए जी, पानी खरीदना, पानी पीना, ये सब भी मतलब ये हम डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं ना, और मेगा सिटी कराची की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक बड़ा इशू है कि जी पानी कहाँ से साफ़ मिलेगा, पानी का पता कैसे चलेगा कि वो साफ़ है, क्वालिटी चेक कैसे हो सकती है। मतलब आपने पानी पिया तो आपको कैसे आइडिया होगा। एक तो आपको उसकी स्मेल से आइडिया हो जाता है कि जी ठीक है पानी जो है वो ठीक है, साफ़ है, नहीं है।
और बाकी क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए पानी पीते वक्त? बेसिकली क्वालिटी चेक तो आप खुद तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एक तो नहीं स्मेल कर होती सकते, है ना, लेकिन स्मेल है, हाँ स्मेल है इसे कर सकते हैं, मीठा है, खारा है, इसे समझ सकते हैं ये और कर सकते हैं। वैसे अगर क्वालिटी चेक होता तो उसकी लेबोरेटरी टेस्ट होता और कुछ भी ना ऐसे होते हैं कि वो मिट्टी के जर्रात भी होते हैं, तो naked eye से आप हाँ देख सकते तो हैं वो ऐसा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपना नलका खोलते हैं तो पहले पानी जो है उसमें बहुत बड़ी सारी मिट्टी आ रही होती है और काफ़ी देर वो आती रहती है, तो लोग ये सोचते हैं या हम भी ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कब, अगर ये जब मिट्टी आना ख़त्म होगी तो फिर जाहिर सी बात है आप हैंड भी वॉश करेंगे या फिर, तो ये सारी जो सूरत हाल होती है इसकी वजह से जो क्वालिटी है पानी की वो ख़राब होती है और इसी की वजह से जो आपकी किडनी है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या प्रॉब्लम करता है अगर आप साफ पानी नहीं पीते, गंदा पानी जो है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? देखिए सबा, एक तो जो मिनरल्स जो होते हैं ना हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली जो हमारे पानी में होता है वो कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है या मैग्नीशियम होता है, ये बेसिकली मिनरल्स होते हैं। अगर एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में हैं तो वो किडनीज डैमेज करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको पानी जो है वो सही नहीं मिलता, लेकिन मजबूरन वो पी रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली किडनीज दे आर गेट अफेक्टेड का मकसद है कि किडनीज थोड़ा बहुत डैमेज होती रहती हैं क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में। तो वो हमारे इस एरिया से जब पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो जोग्राफिकल एक एरिया होता है। कौन सा? जैसे हम कहें ना थरपारकर साइड है, थरपारकर साइड, जैसे हाँ, वहाँ पे तो पानी का बहुत इशू है, हाँ। तो ये चीज़ें हैं। फिर वहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से हमें जोग्राफिकली हमें उस असेसमेंट करनी पड़ती है। असल चीज़ ये है कि साफ़ पानी जो है वो एटलीस्ट हमारे जो गुर्दों के लिए एटलीस्ट 2.5 लीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 सवाल पूछते हैं ना कितना पानी पिए, कितना पानी पिए, तो कम से कम भी 10 से 12 ग्लास तकरीबन 2.5 से 3 लीटर होता है, ठीक, वो पीना लाजमी है, ये तो समझ लें। हाँ, गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली फिर, और कोई गर्मी में काम करता है, कोई मजदूर है तो वो 3.5 लीटर भी पी सकता है। अच्छा। जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ बैंकर्स हैं, एसी में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए 2 लीटर भी बहुत है। 2 लीटर भी, हाँ, क्योंकि एसी है 8 ग्लास ऑलमोस्ट, 8 ग्लास 8 से 10 ग्लास, तो ये इट्स इम्पोर्टेंट, सही। क्योंकि किडनीज जो है उनका काम जो है वो अच्छा, पानी कितने वक्फे से पीना चाहिए? जैसे अभी आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पूरा दिन पीते रहते हैं, वो कैसा है? और दूसरा कि क्या मतलब 2 घंटे में पी लिया या अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन की थी कि आपको प्यास महसूस हो रही है, आपने पी लिया, किस तरह इनटेक रखना चाहिए थ्रू आउट द डे पानी का? देखिए, अल्लाह का सिस्टम रखा हुआ है कि हमें प्यास लगते हैं पानी पीते हैं। पहले तो ये समझ लें, प्यास लगना जो है ना वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें सिग्नल्स आते हैं ब्रेन में कि भाई पानी की जरूरत है। आइडियली जैसे अगर हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें हम 16 घंटे 18 घंटे जाग रहे हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप 1 ग्लास पी लेंगे तो आपके 7-8 ग्लास हो जाएंगे। सही, ठीक है ना? तो ये एक रख लें, ऐसे नहीं एक साथ, कुछ लोग क्या करते हैं 2 ग्लास एक साथ पी लेते हैं। जी बिल्कुल, तो ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, तो 1 ग्लास पी ले, फिर 2 घंटे दूसरा ग्लास पी ले, फिर तो दूसरा ग्लास अल्लाह ने जो है, और वो जो थोड़ा थोड़ा पानी पूरा दिन पीते रहते हैं वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पी ले, लेकिन ये नहीं कि हर घंटे में अगर थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो एक्सेस हो जाएगा, फिर वो किडनी के लिए जो है वो ठीक नहीं होता। हाँ, यूरिन भी ज्यादा आएगा, फिर बार बार जाना, ये सारी चीजें होती हैं। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो एक अहम इशू पर बात करते हैं और आज का जो मौजूद ख़ास है वो है मयाना रवि। अच्छा, आज वर्ल्ड स्विमिंग डे भी है, तो इससे ये चीज़ बड़ी रिलेट होती है कि ज़िंदगी में ना मयाना रवि कायम करना रखना बड़ा ज़रूरी है। और जितना आप चीज़ों को एक्सेस पर लेकर जाते हैं, यानी किसी भी चीज़ का अगर आप ख़र्चा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर देते हैं तो वो भी गलत है, और अगर बहुत कंजूसी करते हैं तो वो भी गलत है। तो इंसान को मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए ज़िंदगी के हर मामले में, किसी भी चीज़ में, चाहे आप किसी से बात कर रहे हों, चाहे आप कोई मामलात हल कर रहे हों, चाहे आप जो है वो कोई चीज़ें ख़रीद रहे हों, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हों जिसमें आप हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो इंसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मयाना रवि रखना चाहिए, लेकिन लोग इसको कैसे कायम करें और अपनी ज़िंदगियों में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल राफे साहब मौजूद हैं, जो कि शरिया एडवाइज़र हैं दारुल सुकून से। इनको जो है वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताइए कि हम मयाना रवि की बात तो करते हैं, सभी बात करते हैं कि जी मयाना रवि करनी चाहिए, चाहे शॉपिंग कर रहे हों या फिर घर के जो भी मामलात हों, कुछ भी हम कर रहे हों, लेकिन रख नहीं पाते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में तजावुज़ हो जाता है, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं, कोई ख़र्चा आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, और ये सारा कुछ होता है। तो क्या करना चाहिए कि हम इस तरफ आ सकें कि हम अपने आप को, अपने नफ्स को ये समझा सकें कि हमें ये मयाना रवि इख्तियार करनी है, क्योंकि ये हमारे ही लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस उम्मत की एक खुसूसियत को बयान फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि
कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, कि हमने तुमको एक ऐसी उम्मत बनाया है जो कि मोतदिल है। मोतदिल का मतलब है वो मियाना रवि पे चलती है। जी। मियाना रवि का मतलब ये होता है कि इंसान ना तो बिल्कुल ऊपर चले ना बिल्कुल नीचे चले, बिल्कुल दरमियान में, हर मामले को बिल्कुल दरमियाने रास्ते से लेके चले। हर मामले को दरमियाने रास्ते पर लेकर चलने, हर तरह के मामले में, चाहे वो बिज़नेस लेवल के इश्यूज़ हों, चाहे वो इंडिविजुअल इश्यूज़ हों, चाहे वो कोई सोसाइटी लेवल के इश्यूज़ हों, उसको हर तरह के मामले में अपना दरमियाने रास्ते पर लेकर अपने आप को लेके चलना चाहिए। उस दरमियाने रास्ते का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है या कोई ख़ास शराइत कंडीशंस भी नहीं है कि वो दरमियाना रास्ता इसी तरह होगा, इससे आप एक कदम आगे भी नहीं जा सकते, एक कदम पीछे भी नहीं जा सकते। वो एक जनरल है, इंसान समझता है कि उसको उसके लिए ये सबसे दरमियाना रास्ता है। जी। जैसे हम मिसाल के तौर पर ले लें कि इंसान समझता है कि कपड़े उसकी ज़रूरत है। जी। अब कपड़ों को इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए एक दरमियाने एक रास्ता ये है कि वो या तो साल में 2 जोड़े बनाए, और एक रास्ता ये है कि वो एक बार एक जोड़ा पहने और उसको दोबारा पहने ही ना। सही। ठीक है। अब ये दोनों एक बहुत ऊपर लेवल का है, एक इफरात है, एक तफरीत है। ठीक। और इफरात और तफरीत के दरमियान में रह के चलना है। ऐसा भी नहीं हो कि वो 2 कपड़े बनाए कि लोगों को मालूम ही ना हो। आप वसल्लम, एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके पास कपड़े थोड़े उनके बोसीदा थे, तो आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाते हैं इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उसका असर तुम्हारे ऊपर नज़र है। ठीक है। तो इस्लाम इस बात को इनकरेज करता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है वो माल आपकी दुनियावी मामलात में, आपके रहन सहन में नज़र आना चाहिए। सही। लेकिन इतना ऐसा भी ना हो कि आप इतनी इफरात करें कि वो इसराफ में चला जाए। ठीक। इसराफ का मतलब ये कि आप हद से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। सही। तो इंसान को हर चीज़ में बिल्कुल नॉर्मलाइज रह के चलना चाहिए। और सही मुस्लिम में एक हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी चीज़, हर वो चीज़ जिसमें मियाना रवि इख्तियार की जाए वो सवर जाती है। सही, बिल्कुल ठीक तो है। हर वो चीज़ जिसमें मियाना रवि बंदा इख्तियार करेगा वो बंदे की ज़ात के लिए भी बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। इस तरह हम देखते हैं खर्चा करने के मामले में। सही। तो कुछ लोग होते हैं, अब खर्चा करने के 2 तरीके हैं, या तो जो भी आपके पास आए आप खर्च कर दें, खर्च करने। ठीक। दूसरा ये कि जो भी आए आप बचा के रखना शुरू कर दें, और वो आपके भी काम नहीं आता और किसी के भी काम नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका दरमियानी रास्ता ये है कि एक तो ये कि जो आपकी ज़रूरत है, सही, और जो आपकी नॉर्मली आसाइश की चीज़ें हैं, जैसे इंसान की सवारी है, इंसान को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया हुआ है तो उसका घर है, उसकी सवारी है, वो जितनी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, घर की सजावट है, घर की सजावट अच्छा, है। बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब घर सजाते हैं, सजावट करते हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों की जानिब से ये कहा जाता है नहीं ये फजूल खर्ची है, ये ना करें। तो इस तरह की चीज़ें जैसे कि जो बेसिक नेसेसिटीज से हटकी होती हैं, जैसे कि घर की सजावट है, किसी को लगा कि मुझे नए सोफ़े लाने चाहिए तो वो नए सोफ़े ले आया, क्या ये मियाना रवि के दायरे में आता है? नहीं, या फिर ये बाकी एक फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है? क्योंकि ये ना तयन करना हम लोगों के लिए ज़रा सा मुश्किल होता है, बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल होता है कि हम जो कर रहे हैं इसमें कैसे हम इसको डिफरेंस को पहचानें कि मियाना रवि क्या है और फजूल खर्ची क्या है और कंजूसी जो है वो क्या है। ठीक है, देखें, इंसान को अपनी किसी भी चीज़ को बेकार नहीं छोड़ देना चाहिए। आपके पास एक चीज़ थी, आपने उसके बदले में दूसरी चीज़ ले ली और पहली चीज़ को घर से निकाल दिया जी, तो ये हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा इसराफ हो गया। अच्छा, ठीक है। ठीक। इंसान को ऐसा पुराने सोफ़े दिया, उसके बदले में नए सोफ़े एक्सचेंज कर लिए, ज़ाहिर बात है घर की ज़रूरत है। फ्रिज है, आपने उसके बदले में दूसरा नया फ्रिज ले लिया। कोई चीज़ है, आसाइशें हैं, जो भी आपने ले ली, ये ले सकते हैं। सही। देखें, इस्लाम जो है ना वो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है फितरत अल्लाह, कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये दीन जो है ना ये दीन फितरत है, यानी नेचर का तकाजा होता है कि नई चीज़ अच्छी लगती है। तो इस्लाम भी उसको आपको मना नहीं करेगा कि आप नई चीज़ ना लें, नई चीज़ ना लें। तो जो चीज़ नेचर के तकाजे हैं, नेचर जिसका तकाजा करती है, नेचर इंसान को फितरतन जो चीज़ पसंद आती है। तो अब जैसे सीजन्स के ड्रेसेस होते हैं, जैसे गर्मियाँ आई, सर्दियाँ आई, लोग कपड़े खरीदते हैं। अब ज़ाहिर है वो उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस शॉपिंग ना करें, इसराफ ना करें, लेकिन जो नॉर्मली भी आप बना रहे होते हैं कि जी सर्दियों में तो ज़ाहिर है कॉटन के कपड़े चाहिए होंगे, गर्मियों में तो ज़ाहिर है लॉन चाहिए होगी, तो उस हवाले से भी बताएं। मैं ओवरऑल लोगों की जो ख़वातीन के और जो घर में जो इश्यूज़ होते हैं ना उस हवाले से पूछ रही हूँ, ताकि लोग एजुकेट हो सके, उन्हें पता चल सके कि वो जो कर रहे हैं वो वाकई मियाना रवि पे चल रहे हैं
हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि कुछ लोग इसी बात को करते हुए ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ पैसे खर्च ही नहीं करते। उनके घर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें भी नहीं लेके आते और वो कहते नहीं जी ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा है। तो वो फिर कंजूसी की तरफ जो मामला जाते हैं वो कौन से होते हैं? अच्छा देखें, जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है घर की वो आपको ज़रूर खर्च करनी चाहिए। ठीक है। अब खर्च ज़रूरत क्या है वो डिपेंड करता है हर शख्स के हिसाब से। सही। तो जो जिस लेवल पे है उस हिसाब से उसकी ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। किसी आदमी के घर में ऐसी ज़रूरत हो सकता है, किसी के घर में नहीं हो सकता है। ठीक। जिसके घर में ज़रूरत है, जिस अल्लाह पाक ने साइश नेमत दी हुई है, माल दिया हुआ है, वो ज़रूर एसी लगाए, ठीक, पर कोई मसला नहीं है। ठीक। तो ज़रूरत लोगों के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। देखिए मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि म्याना रवि क्या होता है, आप सेविंग ज़रूर करें, लेकिन मुसलमान जो होता है ना उसका सारा अमल दुनिया के लिए नहीं होता। जी बिल्कुल। उसका कुछ अमल आखिरत के लिए भी होता है। बेशक बेशक। तो सेविंग का तकाजा ये कि आप जो भी सेविंग कर रहे हैं आप उसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दें। अच्छा। एक तो वो सेविंग जो आपको दुनिया में काम आ सकती है, आप आगे जाके कोई चीज़ कोई ज़रूरत अपनी उससे पूरी कर सकते हैं, और एक वो सेविंग होती है जो आपको आंखें बंद होने के बाद काम आएगी। जी। ठीक है। तो हमें इस्लाम जो इस बात को देखें, इस्लाम कभी भी इस बात पर जोर नहीं देता कि आप दुनिया को छोड़ के सिर्फ आखिरत पे लग जाएं। जी। ठीक है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ सिखाई है मोमिनों को कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि दुनिया में भी अच्छा लो आखिरत में भी, अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छा दे आखिरत में भी अच्छा दे। तो इस्लाम तो दीन दुनिया दोनों की बेहतरी चाहता है। तो आप ज़रूर सेविंग करें, सेविंग का एक पार्ट रखें दुनिया के लिए और एक पार्ट रखें आखिरत के लिए। सही। और उसमें अपना खर्चा उन ऑर्गेनाइजेशंस को दें, उन इदारों को दें जहाँ पर मुस्तहिकीन लोगों की मदद की जाती है। जैसे अब हमारे यहाँ एक मेडिकल साइड के इश्यूज़ हैं, डिसेबल्ड पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे एक दारुस्सूकून है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में होता यह है कि वो लोग, जैसे दारुस्सूकून है तो अब दारुस्सूकून में होता ऐसा है कि वो लोग जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। ठीक है। एक बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर है, चल नहीं सकता, उसके हाथ पाँव मुड़ गए, डिसेबल्ड है, तो उसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। उनके लिए उनके ऊपर खर्च करें, क्योंकि देखें इंसानियत के ऊपर खर्च करें। अपनी सेविंग अगर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए कर लें और थोड़ा बहुत आप इंसानियत की खिदमत करें, कार खैर में हिस्सा लें, लोगों की मदद करें। क्योंकि बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने कि जो मुसलमान है ना उसके सारे अमल सिर्फ इसलिए नहीं होते कि वो दुनिया दुनिया दुनिया, आखिरत के लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें रखनी होती है और आखिरत में ये जो आपके दुनिया के अमाल होते हैं यही जाते हैं। और जब आपने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों खर्च किया होता है तो ये आपके लिए आखिरत में भी बड़ी आसानी का बाइस बनता है। कंजूस जो लोग होते हैं, जो लोगों पर खर्च ही नहीं करना चाहते, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, घर वालों पर भी खर्च नहीं करते, और अगर घर वालों पर खर्च कर भी दें तो वो मेहमान कोई आ जाए तो उसके साथ भी उसी तरह ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई मजबूर है कभी उसको कोई कर्जा नहीं देते, या वो लोगों के साथ ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं कि वो मशहूर ही हो जाते हैं कि वो हैं ही कंजूस। ऐसे लोगों के हवाले से क्या हुक्म है? ऐसे लोगों के हवाले से जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? इनको किस तरह से अपने आप को बेहतर करना चाहिए? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कोई नेमत किसी को दी है ना तो उसके भी कुछ तकाज़े हैं। जी। जब बंदा उन तकाज़ों को पूरा नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नेमत को छीन लेता है। सही। ठीक है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ माल का खर्च करने का जिक्र किया ना तो वहाँ कहा है कि ना तो पूरा हाथ खोल देना है, ना हाथों को गर्दन के साथ बांध देना है। हाँ। ठीक है। तो हाथों को गर्दन के साथ बांधना भी नहीं है कि आपकी जो चीज़ ज़रूरत की हो, आपको लगता है आपके पास एक इजाफी पैसे, एक बंदा मजबूर आया, आप उसको कर्जा दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं करना। उस सूरत के अंदर आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप उन लोगों की मदद करें, हाँ। इंसानियत की मदद करें, घर पे खर्च करें। सबसे बेहतरीन सदका जो होता है, सदका देखें, सदक़े में हमारे यहाँ बहुत वो है, सदका तो जनरल गिफ्ट भी आप उसको कह सकते हैं। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपने घर वालों पे खर्च करता है। सही। जो अपने बीवी बच्चों वालिदैन पर खर्च करेगा वो सबसे बेहतरीन सदका है। सही। अब हमारे यहाँ घरों में लोग सेविंग तो करते हैं, लेकिन उनका एक रिवाज होता है कि अपने घर का खर्चा कम से कम करें। कम से कम करें। ठीक है। खर्चे को एक लिमिट में ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर घर वाले कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। सही। तो ज़रूरतों को पूरे करना इंसान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इंसान को कुछ माल अता फरमाया तो ये उसी की देन है। ठीक है। आंख बंद होने के बाद
कफन में तो कोई जेब होता नहीं कि कोई लेके जाए। जी बिल्कुल। तो जो इंसान की ज़रूरत है उसको बिल्कुल पूरा करना चाहिए। उन ज़रूरतों को डिपेंड इंसान की हैसियत के हिसाब से बिल्कुल आपकी हैसियत के हिसाब से डिपेंड करता है। बस ज़िंदगी में मयाना रवि इख्तियार करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। अब आपने सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर आज के शो का फीडबैक देना है कि आपको हमारा शो कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। सीरियस।